हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये सेल्स में पाया जाने वाला वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। और सेकंड चीज, ये वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अराउंड किसी प्रकार की मेम्ब्रेन्स नहीं होती, तो ये मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे कि हम जानते हैं दूसरे प्रकार के जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है या न्यूक्लियस है, लाइसोसोम्स है, इनके अराउंड जो होती है बायो मेम्ब्रेन्स होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होती है जो इनको कवर करके रखती है। बट ये वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसके अराउंड किसी प्रकार की मेम्ब्रेन्स नहीं होती। सेकेंड चीज, हम जानते हैं कि इनकी जो डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, सबसे पहले पैलेट ने 1953 में इसको ऑब्जर्व किया था, देखा था, जिसके कारण इसको हम पैलेट पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं या पैलेट ग्रेन्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डिस्कवरी जो है पैलेट ने आपकी की थी। हम देखते हैं ऑकरेंस की बात करें कि ये किन किन कोशिकाओं में, किन किन सेल्स में एग्जिस्ट करता है। तो यू कैन सी ये जो होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में एग्जिस्ट करता है। तो ये वो सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों सेल्स में एग्जिस्ट करता है। सेकंड चीज, अगर इसकी हम नंबर्स की बात करें तो नंबर्स, ये वो सेल ऑर्गेनेल्स होता है जिसकी नंबर सेल्स में सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये छोटे होते हैं और इनकी नंबर होती है 1000 से मिलियन तक हो सकती है एक सेल के अंदर। हम इसकी टाइप्स की बात करें तो ये जो आपका राइबोसोम्स होते हैं, ये इनकी लोकेशन या इनकी सिचुएशन के बेस पे ये टू टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम्स, दूसरे होते हैं ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स जो आपके सेल्स के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स है और न्यूक्लियस है, इनसे चिपके हुए होते हैं, इनसे स्टिक होते हैं, इनसे अटैच्ड होते हैं। और अटैच्ड होने के लिए इनको एक विशेष प्रकार के प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको बोलते हैं राइबोपोरिन्स। इस राइबोपोरिन्स के थ्रू ये मेम्ब्रेन से चिपके हुए होते हैं। तो ये हमने उनकी लोकेशन के बेस पे देखा कि टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनेलर और दूसरे होते हैं साइटोप्लाज्म। सेकंड हम देखते हैं उनकी साइज और डेंसिटी के बेस पे। साइज और डेंसिटी के बेस पे राइबोसोम जो होते हैं टू टाइप के होते हैं, एक 70S के जो प्रोकैरियोटिक में एग्जिस्ट करते हैं और दूसरे होते हैं 80S के जो यूकैरियोटिक में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है दो टाइप के राइबोसोम्स होते हैं साइज और डेंसिटी के बेस पे, 70S प्रोकैरियोटिक में और 80S यूकैरियोटिक में। ये एस एक प्रकार की यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं स्वेटबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के नाम से भी इसको जानते हैं। और 1 यूनिट बराबर होती है 1 × 10⁻13 सेंटीमीटर पर सेकंड पर डायन पर ग्राम। तो ये डेंसिटी और साइज के बेस पे हमने देखा कि राइबोसोम जो होते हैं टू टाइप के होते हैं। अब जो भी राइबोसोम्स हो, चाहे 70S राइबोसोम्स है या 80S राइबोसोम्स है, ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ये दोनों यूनिट जो होती हैं, लार्ज और स्मॉल यूनिट जो होती है, आपस में एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं और एक राइबोसोम्स बनाती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो लार्ज यूनिट होती है यूकैरियोटिक में 60S की होती है, वहीं प्रोकैरियोटिक में ये 50S की होती है। वही हम देखिए स्मॉल यूनिट जो होती है आपकी यूकैरियोटिक में 40S की होती है और प्रोकैरियोटिक में ये होती है आपकी 30S की। हम इधर देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइबोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, एक 70S और ये 80S। इसमें हमें दिखाई दे रहा है कि 70S राइबोसोम जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 2.8 लाख डाल्टन के आसपास होता है। वही हम 80S जो देखते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 4.8 लाख डाल्टन के आसपास होता है। अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो इनकी ये लेंथ जो होती है 29 नैनोमीटर और इसकी जो लेंथ होती है आप देख सकते हैं 21 नैनोमीटर। वहीं हम जो 80S की होती है ये 32 नैनोमीटर और जो इसकी लेंथ होती है इसकी 22 नैनोमीटर होती है। ये अप्रोक्सीमेटली साइज है, उनका वेट है। अब देखते हैं जो हमने देखा कि जो 70S या जो प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होता है उसकी दो यूनिट हमने देखा है कि कैसी, एक स्मॉल यूनिट है 70S और ये आपकी 50S। ये दो यूनिट जो होती है आपस में ज्वाइन होती है और एक 70S का राइबोसोम बनाती है। और इसको ज्वाइन होने के लिए हमको मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक सफिशिएंट अमाउंट में मैग्नीशियम आयंस होता है। तो ये दोनों 30S प्लस 50S मिलके आपकी 70S राइबोसोम्स बनाते हैं।
अगर ये जो मैग्नीशियम की अमाउंट अगर उससे कम होती है तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। और ये राइबोसोम जो होते हैं आपस में जुड़ के कई और राइबोसोम्स आपस में 7 to 8 राइबोसोम्स आपस में जुड़ के एक पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, 7 to 8 अप्रोक्सीमेटली। तो ये पॉलीराइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स की यूनिट जो होती है स्मॉल और लार्ज मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में जुड़ के राइबोसोम्स बनाती हैं। और मैग्नीशियम आयन और कंसंट्रेशन बढ़ेंगे तो धीरे धीरे ये आपके पॉलीराइबोसोम्स बन जाती हैं। और ये हम देख सकते हैं पॉलीराइबोसोम जिसमें 7 से 8 7 to 8 राइबोसोम्स आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये अपन देखते हैं 70S और ये 80S, 70S का राइबोसोम्स की स्मॉल यूनिट है और ये लार्ज यूनिट है। अब इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म होता है, क्लैप होता है, हेड होता है, बेस होता है। वहीं हम देखते हैं कि 50S का जो राइबोसोम्स होता है उसमें एक वैली होती है, स्टॉप होता है और सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस होता है। तो ये थोड़ा सा डिटेल में इसकी स्टडी होती है, लेकिन हमारे लिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमको मालूम है कि प्रोकैटेट में 70S, यूकैटेट में 80S और इनकी जो यूनिट होती है लार्ज यूनिट 60S, 50S, 40S, 30S। तो ये ओवरऑल राइबोसोम्स के बारे में हमने देखा। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन देखेंगे, राइबोसोम्स का ओनली वर्क क्या होता है कि भाई ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं या प्रोटीन बेंच के नाम से जानते हैं। इसके बिना प्रोटीन का पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबिलिटीज नहीं होती। तो आई होप आज अपन का जो वीडियो है हमने राइबोसोम्स के बारे में बनाया है, आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।